जय हिंद दोस्तों, दीपांजल एकेडमी चित्रकूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम यूपीएचईएससी यानी कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे उपन्यासों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे और यह श्रृंखला हम सारे उपन्यासों तक चालू रखेंगे। सभी उपन्यासों का हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। तो आज उसी श्रृंखला में आज हम नीला चांद उपन्यास जो शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है उसके विषय में उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी होंगे। दोस्तों, शिव प्रसाद सिंह जी का जन्म 1928 ईस्वी में हुआ था और नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह जी का एक चर्चित उपन्यास है जो काशी त्रयी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नीला चांद उपन्यास को दोस्तों कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जैसे कि व्यास सम्मान, शारदा सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से इसे सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, अब परीक्षाओं में भूमिका से भी सवाल बनाए जाने लगे हैं, इसलिए हम इस वीडियो में नीला चांद उपन्यास की भूमिका से भी महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं भूमिका के जो तथ्य हैं उनके विषय में। दोस्तों, इस भूमिका में शिव प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि जब मेरे इस उपन्यास को मेरे दो मित्रों ने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने मेरे उपन्यास के विषय में बेबाकी राय दी थी। उन्होंने कहा कि बनारस के दो साहित्यकार जो मेरे अग्रज हैं मुझे बेबाकी राय दी है। वे कौन कौन से हैं? तो एक हैं चंद्रवली सिंह और दूसरे हैं ठाकुर प्रसाद सिंह। इन दोनों लोगों ने इस उपन्यास को पढ़ने के बाद शिव प्रसाद सिंह जी को कुछ सलाह दिया था। ठाकुर प्रसाद सिंह ने इस उपन्यास को जब पढ़ा तो उन्होंने इस उपन्यास को वार एंड पीस की संज्ञा दी। दोस्तों, वार एंड पीस टॉलस्टॉय का उपन्यास है, तो इसकी तुलना ठाकुर प्रसाद सिंह ने वार एंड पीस नामक उपन्यास से की है। दोस्तों, इस उपन्यास के विषय में इस उपन्यास की इस भूमिका में शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि कालजयी रचना जब बने तभी लिखना, अन्यथा हल्की फुल्की चीज़ें ना लिखी जाएं। इसे मैं कथा साहित्य की दरिद्रता का एक कारण मानता हूँ। यह शिव प्रसाद सिंह अपने इस उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं कि कालजयी रचना जब बने तभी लिखना, अन्यथा हल्की फुल्की चीज़ें ना लिखी जाएं। इसे मैं कथा साहित्य की दरिद्रता का एक कारण मानता हूँ। दोस्तों, इस उपन्यास के विषय में इस उपन्यास को पढ़ करके दो लोगों ने शिव प्रसाद सिंह को बधाई भी दी थी, तो उसका भी उन लोगों का भी जिक्र अपनी भूमिका में शिव प्रसाद सिंह जी करते हैं। वे कौन कौन से दो लोग हैं? तो एक हैं विद्यानिवास मिश्र और दूसरे हैं प्रोफेसर कृष्णनाथ। इन लोगों ने इस उपन्यास को पढ़ करके शिव प्रसाद सिंह जी को बधाई दी थी। दोस्तों, नीला चांद पर पहली समीक्षा गिरिराज किशोर ने लिखा है जो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नीला चांद पर पहली समीक्षा किसने लिखी थी? तो गिरिराज किशोर ने लिखा था और यह समीक्षा हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। शिव प्रसाद सिंह जी इसी भूमिका में कहते हैं कि कम से कम मेरे स्वाध्याय को तो गाली मत दीजिए। आपका अज्ञान जन अहंकार मूर्खता की सीमा का उल्लंघन कर चुका है। इसी भूमिका में कहते हैं। आगे शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि मैं मध्यकालीन वह काशी को देखना चाहता था जो विदेशी आक्रांताओं के पहले थी। इस उपन्यास में मध्यकालीन काशी का चित्रण किया गया है। आगे चलिए, इसमें एक जिक्र यह भी आता है, इसकी चर्चा भी की जाती है कि मत्स्योत्तरी से निकली मंदाकिनी सरित ब्रह्मनाल से होते हुए चक्र पुष्प कारणी के पास गंगा में मिल जाती है। ये पूछा जा सकता है, सवाल बनाया जा सकता है कि मंदाकिनी ब्रह्मनाल से होते हुए पुष्प कारणी के पास गंगा से मिलती है। सॉरी। आगे इसमें भूमिका में बताते हैं शिव प्रसाद सिंह जी कि जब गली का उद्घाटन हुआ दिल्ली में मेरा वही दोस्त था जिसने पूछा गली तो आ गई, आगे क्या होगा। यहाँ पर जो गली आ गई है, गली आगे मूर्ति है उपन्यास के विषय में कहा गया है। काशी त्रयी उपन्यासों को अगर हम देखें कहीं कहीं पूछा जा सकता है
कि शिव प्रसाद सिंह जी के काशी त्रय में कौन कौन से उपन्यास शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत वैश्वानर, जिसमें प्राचीन काशी का चित्रण किया गया है, नीला चांद, जिसमें मध्यकालीन काशी का चित्रण किया गया है, जो हमारा आलोच्य उपन्यास है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, गली आगे मूर्ति है, इसमें आधुनिक काशी का चित्रण किया गया है। तो ये तीनों उपन्यास काशी त्रय के नाम से जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में। इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से उपन्यास काशी त्रय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। दोस्तों, गली आगे मूर्ति है उपन्यास को कुछ विद्वान पुर्जी पर बैठकर लिखा गया उपन्यास मानते हैं। यह बात शिव प्रसाद सिंह जी अपने इसी भूमिका में कहते हैं। और चक्र पुष्करणी जो नदी है उसका वास्तविक नाम वरुणा है। कहीं के पूछा जा सकता है कि चक्र पुष्करणी नदी का नाम क्या है, तो वरुणा नदी नाम है उसका। दोस्तों, हेमचंद्र ने काशी ठकाना नगरी लिखा है। इसी भूमिका में उल्लेख किया गया है कि काशी ठकाना नगरी किसने लिखा है, तो काशी ठकाना नगरी हेमचंद्र ने लिखा है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं से अब सवाल बनाए जाने लगे हैं, इसलिए हम इन सभी तथ्यों को यहाँ पर लेने का प्रयास किए हैं। गवायक श्रेणी को पूर्णतः उजागर करने वाला ग्रंथ उक्त व्यक्ति प्रकरण है, जिसमें गायों आदि के रभाने का वर्णन है। दोस्तों, गवायक श्रेणी को पूर्णतः उजागर करने वाला कौन सा ग्रंथ है, इसी भूमिका में उल्लेख किया गया है कि वह उक्त व्यक्ति प्रकरण है। पूछा जा सकता है कि गवायक श्रेणी का कौन सा ग्रंथ है, तो ध्यान रखिएगा उक्त व्यक्ति प्रकरण है। शिव प्रसाद सिंह ने इस उपन्यास में कई लोगों से सहायता ली है, जिनका उन्होंने जिक्र किया है, कहा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है कि मैं इन लोगों का ऋणी हूँ। वो व्यक्ति हैं, उनका यहाँ पर हम उल्लेख किए हैं कि वाराणसी के वैभव जो कुबेर नाथ शुक्ल ने लिखा है, कोई रचना है उनकी। काशी का इतिहास, इसको मोतीचंद ने लिखा है, इसका भी सहायता लिए हैं शिव प्रसाद सिंह जी ने। काशी खंड स्कंद पुराण का एक खंड है, इससे भी सहायता शुक्ल जी ने ली है, शिव प्रसाद सिंह जी ने। और कुटनीमकम दामोदर गुप्त की कोई रचना है, इससे भी इन्होंने सहायता ली है। विशुद्धानंद पाठक का उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, इसके द्वारा भी कुछ सहायता इस उपन्यास के रचने में ली है। और अर्जुन दास केसरी का कर्मा गीत लिए हैं। कर्मा गीत दोस्तों ये एक लोकगीत है, तो इसको शिव प्रसाद सिंह जी ने लिया है। ये कर्मा गीत, इसमें से जो गीत लिए हैं वह गीत है हंसा फिरत विपत्ति के मारे अपने देश मिनारे। आगे भी इसकी पंक्तियाँ हैं जिनको हम यहाँ पर नहीं लिए हैं, आगे उनका उल्लेख किया गया है। शिव प्रसाद सिंह ने अपने 3 शिष्यों का वर्णन इस उपन्यास में किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 3 शिष्यों का वर्णन किया है। वो शिष्य कौन कौन से हैं, तो पहले हैं क्षमाशंकर पांडे, दूसरे हैं विनय नारायण सिंह, तीसरे हैं मिंटू दुबे। इनका जिक्र अपने इस उपन्यास में करते हैं भूमिका में, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। कहीं पूछा जा सकता है कि किन किन लोगों का, किन अपने शिष्यों का शिव प्रसाद सिंह ने जिक्र किया है अपने उपन्यास की भूमिका में। दोस्तों, इस उपन्यास की विषय वस्तु 11वीं शताब्दी के राजा विद्याधर के पौत्र कीर्तिवर्मा के खोए राज्य की वापसी का प्रयास है। उस समय काशी में 2 राजा थे जब यह उपन्यास लिखा गया था। जिस समय की कथा ली गई है उस समय 2 काशी में राजा हुआ करते थे। पहला कौन था, एक था कलचुरी शासक कर्ण और दूसरा था गढ़वाल शासक दमन। ये 2 शासक उस समय थे जिस समय की कथा को इस उपन्यास का विषय बनाया गया। दोस्तों, अब हम इस उपन्यास के अगर पात्रों की चर्चा करें तो पात्रों में पुरुष पात्रों में कर्णदेव हैं जो कलचुरी शासक हैं, गढ़वाल नरेश चंद्र वर्मा हैं, देववर्मा हैं, कीर्तिवर्मा है और गोविंद सिंह है। ये पुरुष पात्र हैं इस उपन्यास के। वहीं अगर हम स्त्री पात्रों की बात करें तो इसमें स्त्री पात्रों में गोमती है, शीलभद्रा है, बसंती है, सुनंदा है, दक्षिणा है। दोस्तों, इन नामों को आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। उपन्यास के पात्रों से सवाल भी बनाए जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, यह उपन्यास महाकाव्यात्मक उपन्यास है। काशी के अतीत में जाना है तो इतिहास से किनारा कर काशी क्या संभव है और कैसे, ये शिव प्रसाद सिंह कहते हैं इसी भूमिका में कि अगर आपको काशी के अतीत में जाना है तो इतिहास से किनारा कर काशी का क्या संभव है और कैसे हो सकता है। अर्थात इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा। काशी के अतीत में जाना है तो काशी के इतिहास को जानना जरूरी है। कीर्तिवर्मा
कि अश्व का नाम प्रचंड है, पूछा जाता है सवाल, इसलिए हम एक एक बिंदु को इस वीडियो में समेटने का प्रयास किए हैं। बुंदेलखंडी साधु के वेश में नाम बदल करके जो लोग जाते हैं तो उनका यहाँ पर हम जिक्र किए हैं। दोस्तों, कीर्ति वर्मा जो थे वो अपने शत्रु जो काशी के नरेश थे उनके पास, जो कर्ण हैं उनके पास जाते हैं तो वो वेश बदल करके जाते हैं वहाँ पर और वहाँ की संपूर्ण नीतियों को जानने का प्रयास करते हैं। तो किस किस वेश में कौन कौन जाता है उसका हम यहाँ पर जिक्र करते हैं, क्योंकि सवाल बनाए जा सकते हैं कि कीरत इसमें कौन सा वेश बदल करके बना था, अथवा अंतु जो वेश बदल के बना था वो मुख्य पात्र कौन था। तो कीरत वर्मा जो था वह कीरत बन करके कीरत नाम से गया था और मंत्री अनंत जो था उसे वह अंतु नाम से काशी गया था वेश बदल करके, और कवि कृष्ण मिश्र ने किशन मिसिर बन करके वहाँ पर गया था। दोस्तों, जब कीर्ति वर्मा बुंदेलखंड छोड़ता है तब वहाँ की स्त्रियाँ गीत गाती हैं, वही गीत जो कर्मा से लिया गया है उसी गीत को गाती हैं। वह गीत है हंसा फिरत विपत्ति के मारे अपने देश नियारे, अब का बैठे ताल तलैयों छोटे समुद्र किनारे। ये गीत है, पूछा जा सकता है, मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें नीला चांद जो उपन्यास है, जो नामकरण इसका किया गया है, उसका क्या अर्थ है, उस अर्थ को शिव प्रसाद सिंह ने अपने इसी उपन्यास की अंतिम पंक्तियों में व्यक्त किया है। इसका अर्थ क्या कहते हैं कि जैसे हर व्यक्ति के अंदर एक आंगन है, एक तुलसी चौरा है, वैसे ही सबके छोटे छोटे आकाश में एक नीला चांद भी होता है। ढकोसले से नहीं, नियति को जानने वाले दंभिकों को की भविष्यवाणी से नहीं, तू खुद कालिमा में डूबकर अपने मन के आंगन में जगमगाता नीला चांद देख लेगा, उसका नाम इच्छा शक्ति है। दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर नीला चांद किसको कहे हैं? नीला चांद कहा गया है कि उसका नाम इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति को नीला चांद कहा गया है। पूछा जा सकता है सवाल, किस उपन्यास में नीला चांद किसे कहा गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, इस उपन्यास में राजा भोरत, राजा भर्तृहरि, रानी पिंगला की कथा का भी जिक्र किया गया है। ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं कि इस उपन्यास में निम्नलिखित में से किसका जिक्र नहीं किया गया, किसका उल्लेख नहीं किया गया। तो आप ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें राजा भोरत, राजा भर्तृहरि, रानी पिंगला की कथा का भी उल्लेख किया गया है इस उपन्यास में। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान के उच्च आदर्श और पतन को भी इस उपन्यास में दर्शाया गया है। ध्यान में रखिएगा, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान के उच्च आदर्श और पतन को भी इस उपन्यास में दर्शाया गया है। उपन्यास के स्रोत इसमें कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से इस उपन्यास को लिखने के लिए सामग्री ली गई है, उसका भी जिक्र अपनी भूमिका में शिव प्रसाद सिंह करते हैं। वो क्या क्या है आप ध्यान से देखिएगा। अथर्ववेद से कथा ली गई है, बुद्ध कथा से भी इसका सहयोग लिया गया है, प्रबंध चिंतामणि, धंग के शिलालेख, सिद्ध हेम के शब्दानुशासन और बृहदारण्यक उपनिषद से भी इस उपन्यास के लिए कथा ली गई है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आते हैं हम इसके कथनों के विषय में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। इसमें कुछ कथन भी आए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको हम यहाँ पर कोट करने का प्रयास किए हैं। पहला कथन है, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि धोखा मत दो, पर क्या यह भी कहीं लिखा है कि आक्रांता के हमले की प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपनी सैन्य शक्ति को खंडसा होने के लिए बर्बरों के सामने झोंक देना चाहिए? क्या यह रणनीति नहीं है कि आक्रांता को चढ़ाई करने का मौका देने के पहले उस पर उसकी राजधानी पर, उसके सैनिक ठिकानों पर सीधे टूट पड़ना चाहिए। ये कथन कीर्ति वर्मा का है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे रूपचंद का कथन है कि कर्णदेव राजा नहीं राक्षस है, उसके नायक घोड़े से आते हैं और तंतुवायों की पूंजी साटियों और काशी कुंतम लूट ले जाते हैं। ये रूपचंद का कथन है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए। राज का युधिष्ठिर बनकर नहीं चलाए जाते,
सुयोधन बनकर चलाए जाते हैं। ये कर्ण का कथन है, आप ध्यान में रखिएगा। कर्ण कहता है राजकार युधिष्ठिर बनकर नहीं चलाए जाते, सुयोधन बनकर चलाए जाते हैं। ये कर्ण का कथन है। दोस्तों थोड़ा थोड़ा PDF में इधर दब गया है, कट गया है, उसे मैं आप बोल रहा हूँ, उसे आप अच्छे से सुनिएगा। कीरत सामंत हो करके भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह इस उपन्यास के विषय में, जो कीरत है उसके विषय में कहते हैं कि कीरत सामंत होकर भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इस उपन्यास में जो कीरत के राज्य की जनता है, बुंदेलखंड की जो जनता है, वो कीरत सिंह के साथ में खड़ी होती है। इस उपन्यास के विषय में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखेंगे तो यह उपन्यास अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी इस वीडियो में हम देखेंगे शिव प्रसाद सिंह से संबंधित। तो शिव प्रसाद सिंह की जो कहानी संग्रह है वो है मुर्दासराय, भेड़िया, इन्हें भी इंतजार है, आर पार की माला, कर्मनाशा की हार। ये शिव प्रसाद सिंह जी की कहानियाँ हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि दोस्तों केवल उपन्यास जो लगा है, केवल उपन्यास से न पूछ करके शिव प्रसाद सिंह के समग्र रचना साहित्य से पूछे जा सकते हैं सवाल। इसलिए आपको लेखक के संपूर्ण क्षेत्र को देखने का प्रयास करना है। उपन्यास इन्होंने लिखा है जिसमें अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, सैलूस, औरत, कुहरे में युद्ध, मंजूषिमा, वैश्वानर, ये शिव प्रसाद सिंह जी के उपन्यास हैं। इनके काशी त्रय जिनका मैं उल्लेख पहले कर चुका हूँ, वैश्वानर है, नीला चांद है और गली आगे मुड़ती है, ये काशी त्रय है। और काशी के 3 टाइम का वर्णन किया गया है, 3 कालखंडों का, जिनका मैं जिक्र आगे कर चुका हूँ। रिपोर्टाज भी इन्होंने लिखे हैं, जो अंतरिक्ष में मेहमान नाम से इनका रिपोर्टाज है। इन्होंने निबंध संग्रह लिखे हैं जिनमें शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिग और रसमादन को आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं जिसमें है नाटक घाटियाँ गूंजती हैं, आप ध्यान में रखिएगा इस नाटक को। इन्होंने जीवनी भी लिखी है जो उत्तर योगी श्री अरविंद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये इनकी जीवनी है, उत्तर योगी श्री अरविंद नाम से इन्होंने लिखा है। इन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं भी लिखी है जिसमें विद्यापति, आधुनिक परिवेश और नवलेखन। अगली इनकी आलोचनात्मक कृति है आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद, आप ध्यान में रखिएगा इसे। दोस्तों इनकी पहली कहानी है दादी माँ, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और नीला चांद उपन्यास को, जैसे कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, इसको व्यास सम्मान, शारदा सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे सम्मानों से इस उपन्यास को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था नीला चांद उपन्यास के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर हमने बातचीत की है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के महत्वपूर्ण तथ्यों से लाभान्वित होंगे। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा महत्वपूर्ण तथ्यों को, और आप अच्छे से तैयारी करिए, आप सफल होइए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।